जैन साथियों, तो स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मानंदा क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा था कि हम उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए एक नई सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हमने उत्तराखंड में परमार वंश को कंप्लीट कर लिया था। तो आजकल जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है कुमाऊं में चंद्रवंश। तो ज्यादा नहीं कहते हुए अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। तो हमेशा की तरह पहले क्लास को शुरू करने से पहले पिछला थोड़ा रिकॉल करते हैं कि हम क्या क्या पढ़ रहे थे यहाँ पे। तो हमने कहा था कि हमारा जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड के इस भूभाग पर यहाँ पे दो राज शक्तियां क्या करती यहाँ पे शासन कर रही थी, जिसमें से कि हमारे गढ़वाल में तुम्हारे पास कौन चल रहे थे, परमार वंश चल रहे थे। उसको हमने पूरा पढ़ा था कि किस प्रकार से परमार वंश का उदय होता है और किस प्रकार यहाँ पे गुर का शासन शुरू हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो तुम्हारे पास इधर वाला क्षेत्र है, इसको हम कहते हैं कुमाऊं का चंद्रवंश। क्या कहते हैं? अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है कुमाऊं में चंद्रवंश चल रहा है। और चंद्रवंश में हमने दो तीन टॉपिक क्लियर कर दिए हैं। सोमदत्त के बारे में, किस प्रकार से यहाँ पे उसने चंद्रवंश की यहाँ पे स्थापना करी। ठीक है। और इससे पहले हमने जिस चंद्रवंश राजा के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था, वो हमारे कौन थे? भारतीय चंद्र। कौन थे? भारतीय चंद्र। ठीक है। इसमें थोड़ा सा देख लो आप। भारतीय चंद्र ने मैंने कहा था कि 1450 ईस्वी में डोटी की दास्ता को खत्म करने के लिए वहां पे यहाँ पे अब देखो थोड़ा, अगर हम इसका राजनीतिक मानचित्र देखते हैं उस समय का, तो मैंने कहा था कि जो यहाँ पे ये नीचे तुम्हारे पास कौन सा हो गया, तराई क्षेत्र। कौन सा हो गया? तराई। जो तुम्हारे पास ये काले कुमाऊं वाला क्षेत्र है, ये चंपावत है, इसमें तुम्हारे पास कौन सा वंश था? चंद्रवंश। कौन सा था? चंद्रवंश था। और इसके ऊपर तुम्हारे पास एक पड़ता है तुम्हारा गंगोलिहार के पड़ता है। इसके ऊपर अगर आप पिथौरागढ़ में जाते हैं, जैसे पिथौरागढ़ में जाते हैं तो वहाँ पे गंगोलिहाट पड़ता है। और उस गंगोलिहाट में उस समय पे तुम्हारे पास मनकोटी राजाओं का था। किसका था? मनकोटी राजाओं का था। और उसके अगर हम पश्चिम में पूर्व में जाते हैं तो यहाँ पे एक उस टाइम पे एक राज्य था, उसको हम जो आज का पिथौरागढ़ क्षेत्र है वर्तमान समय में, उसे उस टाइम पे तुम्हारे पास क्या कहते थे? सोर। क्या कहते थे? सोर। उसको उस टाइम का प्राचीन नाम अगर कभी आता है कि पिथौरागढ़ का प्राचीन नाम तुम्हारे पास क्या है? सोर है। और सोर में शासन करने वाले राजाओं को क्या कहते हैं? चल। क्या कहते हैं? चल, या कहीं पे उसको क्या कहते हैं? मल कहते हैं। ठीक हो गया। और इसके ऊपर से यहाँ पे अगर थोड़ा और ऊपर जाता है गंगोलीहाट से, तो वहां पे आता है तुम्हारा डीडीहाट। कौन सा आता है? डीडीहाट। और डीडीहाट में जो तुम्हारे पास शासन करते हैं, इसमें डीडीहाट, डीडीहाट को हम क्या कहते हैं? सिरा। क्या कहते हैं? सिरा। तो डीडीहाट वाले क्षेत्र को उस नाम क्या कहता हूँ? सिरा कहते हैं। और इसमें शासन करने वाले को हम तुम्हारे क्या कहते हैं? मल कहते हैं, या कहीं पे उनको बम शासक भी कहते हैं। और इधर तुम्हारा अगर पिथौरागढ़ से अगर थोड़ा ऊपर जाते हैं तो वहां पर क्या है तुम्हारे पास? अस्कोट है। ठीक है। और अस्कोट में शासन करने वालों को हम क्या कहते हैं? पाल वंश। क्या कहते हैं? पाल वंश कहते हैं। तो उस टाइम पे हम जिस प्रकार से हमारे ये जो गढ़वाल वाला क्षेत्र है, यहाँ पे तुम्हारे पास छोटे छोटे बावनगढ़ थे, उसी तरह से चंद्रवंश के जो समकालीन थे, उसके मतलब कि इर्द गिर्द कौन कौन से राजे थे? मनकोटी, सोर, सिरा और पाल वंश। ठीक है। और सबसे बड़ा जो तुम्हारे पास उस टाइम था, इनके पूर्व में तुम्हारे पास जो आज का पश्चिमी नेपाल है, वहां पे तुम्हारे पास कौन थे? डोटी थे, जिनको कि हम मलवंशी कहते हैं। क्या कहते हैं? मलवंशी राजा थे, जिनका इस पूरे डोटी क्षेत्र पर यहाँ पे शासन था। और ये जितने भी छोटे छोटे राज्य मैंने यहाँ पे बताए थे, चंद हो गए, सोर, सिरा, जितने भी हैं, वो सारे के सारे डोटी के क्या थे तुम्हारे पास? अधीन थे। तो मतलब कि सारे इसके मांडलिक राजा हुआ करते थे। और इसी डोटी की दास्ता को खत्म करने के लिए इसी भारतीय चंद ने यहाँ पे 12 सालों तक क्या करा था? युद्ध किया था। और उसके बाद तुम्हारे पास अब इसका मतलब ये है कि भारतीय चंद ने सूर सिरा सब कुछ जीत लिया। ठीक है। मतलब अगर इसको जीत लिया तो ऑटोमेटिकली इसने सारे के सारे छोटे छोटे राज्यों में तुम्हारे क्या हो गया? इसने क्या कर दिया? 1450 में कहा था कि इसने भारतीय चंद ने क्या करा था कि डोडी की दास्ता को खत्म कर दिया। उसके बाद तुम्हारे पास कौन आता है? इसका पुत्र रत्नचंद। कौन आता है? रत्नचंद। रत्नचंद में एक चीज आ रहा ना कि रत्नचंद के ही योगदान से भारतीय चंद ने इन सभी छोटे छोटे राज्यों को तुम्हारे क्या कर दिया था? जीत लिया था। ठीक हो गया। और इसी रत्नचंद ने सबसे पहले याद रखी, रत्नचंद थोड़ा अगर पेपर में आता है तो सबसे पहले उत्तरा ये कुमाऊं में क्या करा इसने? भूमि बंदोबस्त किया था। भूमि बंदोबस्त किया था। ठीक हो गया। सबसे पहले एक पॉइंट लिख देना इसमें, रत्नचंद ने कुमाऊं में भूमि बंदोबस्त किया था। ठीक हो गया। अब इसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तुम्हारे पास कीर्तिचंद। क्या है? कीर्तिचंद। तो आज का हेडिंग डालो कीर्तिचंद। ठीक हो गया। अब देखो, अभी तक जो इसके मतलब कि पिताजी थे कौन? रत्नचंद, चाहे उसके दादा भारती चंद थे। इन्होंने अपने उत्तर में और पूर्व में क्या करा? साम्राज्य तुम्हारा क्या करा? विस्तार किया। ठीक हो गया। क्योंकि अब देखो इधर भी इन्होंने जीत लिया, ऊपर इन्होंने जीत लिया। अब ये जो तुम्हारा अपना शासन, अपने साम्राज्य का जो विस्तार करेंगे, वो तुम्हारे पास कहाँ करेंगे? पश्चिमी विस्तार। क्या करेंगे? पश्चिमी। और चंपावत के पश्चिम में आप लोगों को पता है कि यहाँ से तुम्हारे पास क्या लग जाएगा? अल्मोड़ा। क्या लग जाएगा? अल्मोड़ा लग जाएगा। अल्मोड़ा के बाद तुम्हारा क्या लग जाएगा?
बागेश्वर लग जाएगा और बागेश्वर के बाद मैंने कहा था कि यहाँ तुम्हारे पास जैसे बागेश्वर को एंटर करेंगे और यहाँ पे तुम्हारे पास क्या रहेगा, गढ़वाल का परमार वंश। तो अब जो ये कीर्तिचंद है वो अपना साम्राज्य विस्तार पश्चिम की तरफ करेगा, जिसमें से कि एक दो नाम याद रखना उसमें। इसने साम्राज्य विस्तार में एक लिखा 12 मंडल। देखो 12 मंडल कहाँ है तुम्हारे पास, अल्मोड़ा में, ठीक है। मतलब कि वहां पे 12 छोटे छोटे 12 तुम्हारे पास थे मंडल थे, जिसे हम क्या कहते हैं 12 मंडल कहते हैं। फलदा कोट खगबरा कोट को इसने क्या था, विजित किया था, किसने, कीर्तिचंद ने। अब देखो अल्मोड़ा के बाद जैसे इसने कत्यूर घाटे को भी इसने जीत लिया, उसके बाद तुम्हारे पास कहाँ जाता है ये, परमार में, गढ़वाल में चल जाएगा। और गढ़वाल में उस टाइम तुम्हारे पास कौन थे, अजय पाल। तो इसमें एक पॉइंट ना कि इसने तुम्हारे पास 1591 कितने में, 1491 में गढ़वाल के राजा अजय पाल को हराया था। इसमें एक पॉइंट लिख देना कि 1491 में इसने अजय पाल को हराया था। ठीक हो गया। अब जो इस बात कीर्तिचंद आते हैं, उसके बाद तुम्हारे पास कौन आते हैं, प्रताप चंद, ताराचंद और माणिकचंद। अब यहाँ देखो, ठीक है, कभी भी यार जब इतिहास पढ़ते हैं, चाहे हम कोई सा भी डायनेस्टी या कोई सा भी राजवंश पढ़ते हैं, उसमें जरूरी नहीं है कि सारे के सारे तुम्हारे पास क्या होंगे, योग्य शासक होंगे, ठीक है। तो इससे पहले हमने जितने भी राजा देखे, चाहे भारती चंद, रत्नचंद, चाहे तुम्हारे पास कीर्तिचंद आए, ये सारे तुम्हारे पास कैसे राजा थे, योग्य राजा थे, इसलिए इन्होंने अपने साम्राज्य को विस्तार किया था। लेकिन इसके बाद सब तुम्हारे पास कैसे आ जाएंगे, अयोग्य शासक। अब देखो, इससे पहले मैंने कहा था कि जब भारतचंद था, भारतचंद से पहले छोटे छोटे जितने भी कुमाऊं में छोटे छोटे राजवंश थे, वो सारे के सारे तुम्हारे पास डोटी के अधीन थे। तो डोटी अब इस चीज का इंतजार करता है कि कब ये चंद वंश थोड़ा क्या बढ़ेगा, कमजोर पड़ जाएगा, कब इसके यहाँ पे एक अयोग्य शासक आएंगे और फिर अपने आप को सारे तुम्हारे पास क्या कर लेंगे, स्वतंत्र कर लेंगे। तो ये सारे इसका इंतजार कर दे। इसका इंतजार कब हुआ, भारतीय चंद कीर्तिचंद के मरने के बाद। क्योंकि इसके बाद तुम्हारे पास कौन आता है, प्रताप चंद, ताराचंद, ठीक है। क्योंकि देखो ये शासक आए, ठीक है, हर शासक के बारे में हमको पढ़ना नहीं है, क्योंकि वही शासक पढ़ना जिन्हें कुछ न कुछ किया होगा, ठीक है। अब कोई कार्य तभी करता है जो तुम्हारे पास क्या होगा, एक योग्य शासक हो, क्या हो गया, योग्य शासक हो, ठीक है। तो प्रताप चंद चाहे ताराचंद, माने चाहिए, ये सारे तुम्हारे पास कैसे थे, एक अयोग्य शासक थे, इसलिए इसके इसके बारे में हमको जानकारी मिलती नहीं है। और इन्हीं के शासनकाल में फिर से ये अपनी खोई हुई सत्ता को क्या कर लेंगे, अपनी अपने मतलब कि पूर्वजों के द्वारा दिए गए साम्राज्य को क्या कर लेंगे, वो कर लेंगे, वापस कर लेंगे, कौन, डोटी लोग, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा लिखने की एक माणिकचंद के बारे में एक जानकारी मिलती है कि इसके शासनकाल में एक अफगानी तुम्हारे पास क्या था, विद्रोही तुम्हारे पास कौन आया था, ख्वास खां, ठीक है। तो थोड़ा सा याद करने के लिए अगर देखते हैं कि ये कौन था, तो जो तुम्हारे पास से ख्वास खां था, ठीक है, उस टाइम पे मैंने कहा था कि भारत में तुम्हारे पास बाबर के आने से पहले यहाँ पे कौन थे, शेरशाह सूरी, कौन थे, शेरशाह सूरी एक अफगानी सरदार, ठीक है। शेरशाह ये एक अफगानी शासक थे जिसने कि भारत पे तुम्हारा क्या था, शासन किया था, ठीक है। जब शेरशाह सूरी मान, जब इसके बाद इसका पुत्र था, उसका नाम था तुम्हारे पास इस्लाम शाह, क्या था, इस्लाम शाह सूरी। जब ये इस्लाम शाह सूरी शासक बनता है शेरशाह सूरी के बाद, तो मानते हैं कि जो शेरशाह सूरी का जो सबसे वफादार सेनापति था तुम्हारे पास कौन था, ख्वास खां था। लेकिन जैसे ख्वास खां ने देखा कि यहाँ पे मुगल लोग तुम्हारे पे बड़े भावी पड़ रहे हैं, तो इसने इस इस्लाम शाह के उसमें विद्रोह कर लिया। और इस्लाम शाह के वहां से जैसे इसको पता चल गया विद्रोह कर रहा है, तो ये इसको मारने गए। तो जो तुम्हारे पास ख्वास खां है वो तुम्हारे पास भाग के इन पहाड़ी राज्यों में आ गया, और पहाड़ी राज्यों में तुम्हारे पास कहाँ गया, चंदों में गया। और उस टाइम पे चंद शासक तुम्हारे पास कौन मानते हैं इतिहासकार, माणिकचंद। तो इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट लिख देना कि चंद शासक माणिकचंद के शासनकाल में अफगानी विद्रोही तुम्हारे पास कौन आया था, ख्वास खां आया था, ठीक है। इसके बाद अब जो तुम्हारे पास थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, भीष्मचंद, कौन होता है, भीष्मचंद। इसका शासनकाल है 1560 से 1555 से लेकर 1560 तक, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इसका डेट याद रखना। अब इसको उसमें देखो, अभी तक जितने भी इस, अब थोड़ा सा यहाँ पे देखना, अब देखो, जो जब ये भीष्मचंद बैठता है, तो भीष्मचंद से पहले जितने भी राजा थे वो तुम्हारे पास क्या थे, अयोग्य, क्या थे, अयोग्य। अयोग्य मतलब कि जो इनके पूर्वजों के द्वारा जीते गए क्या थे, राज्य थे, जिनमें तुम्हारे पास डोटी पड़ता है, चाहे तुम्हारे पास सोर पड़ता है, चाहे तुम्हारे पास सिरा पड़ता है, चाहे तुम्हारे पास अस्कोट पड़ता है, चाहे तुम्हारे पास डीडीहाट जो भी पड़ता है, ठीक है। और ये बता तुम्हारे पास चंदवंश, कौन सा पड़ा, चंदवंश। तो इसने इसके द्वारा जितने भी इससे पहले जीते थे, इनके पूर्वजों ने क्या कर लिया, अयोग्य शासक थे, इसलिए सारे तुम्हारे पास फिर से डोटी ने इनको क्या कर दिया, अपने अधीन कर दिया। और यहाँ मैंने शुरू में मैं बताया था कि जो तुम्हारे पास ये तराई भाबर क्षेत्र है, वहां पर तुम्हारे पास कौन सा वंश चला था, कटिहार वंश, कौन सा चला था,
कटिहार वंश चल रहा था मैंने कहा, और कटिहार वंश वही है जिसने कि गरुड़ ज्ञानचंद को फिर तुगलक ने इसको दे दिया था, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे एक अयुग्म शासक आते हैं और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे भीष्मचंद आता है, तो ये कटिहार भी यहाँ से क्या करेंगे, इस पे अटैक करेंगे। और डोटी वाले तो पहले ही क्या हो चुके हैं, स्वतंत्र हो चुके हैं, इसलिए डोटी वाले भी अपने पश्चिम की तरफ अटैक करते हैं। और यहाँ पे तुम्हारे पास कौन है अभी, भीष्मचंद। अब भीष्मचंद बहुत परेशान होता है कटिहारियों से भी और टोटियों से भी, इसलिए ये अपने राजधानी को तुम्हारे पास पहाड़ों में ले जाता है। और इसके बाद तुम्हारे पास क्या आता है, अल्मोड़ा। क्या आता है, अल्मोड़ा। तो इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट लिखना है कि ये क्या करता है कि आलमनगर के, उसका नाम क्या था तुम्हारे पास, आलमनगर, आलमनगर शहर की स्थापना करता है और वहां पर अपनी राजधानी को स्थानांतरित करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अभी पूरा ले नहीं गया, ठीक है। अब देखो, अब कोई भी अगर वहां पे स्थानांतरित कर रहा है अपनी राजधानी को, सबसे पहले वहां पे क्या बनाएगा, किला। क्या बनाएगा, किला, की जिससे कि भाया जो तुम्हारे पास भाया राज्य है आक्रमण करने पाए। तो भाया आक्रमणकारियों से बचने के लिए वहां पे तुम्हारे पास एक किला बनाता है, उसका नाम तुम्हारे पास क्या है, खगमरा कोट का किला। उसको खगमरा या खगमरा कोट कहते हैं, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास क्या है, खगमरा कोट है। तो इसमें लिखना है कि खगमरा किला। क्या बना है, खगमरा किले का निर्माण किया किसने, भीष्मचंद ने, ठीक है। तो भीष्मचंद में दो तीन पॉइंट लेना कि इसके कार्यकाल में यहाँ से कटेरों ने अटैक किया था, यहाँ से डोटी ने किया था, और इसने अपनी राजधानी को कहाँ ले जाया गया था, अल्मोड़ा में। अब उस टाइम पर अल्मोड़ा था नहीं, उस टाइम पे उसने उस जो शहर बसाया था उसका नाम तुम्हारा क्या था, आलमनगर था, जो कि धीरे धीरे चल चल के आज वर्तमान समय में कौन सी स्थिति में, अल्मोड़ा, किसमें, अल्मोड़ा। तो कभी अगर एक क्वेश्चन आता है कि अल्मोड़ा का प्राचीन नाम क्या है, तो आलमनगर है, जिसे कि चंद राजा भीष्मचंद ने बसाया था। और इसने यहाँ पे खगमरे किले का निर्माण किया था। लेकिन यहाँ पे जब यहाँ पे अपनी राजधानी को स्थानांतरित करते हैं, तो वहां पे यहाँ पे एक खस था, उसका नाम तुम्हारा क्या था, गजवा खस, ठीक है। इसमें एक लेना है कि गजवा खस नामक व्यक्ति ने, गजवा नामक खस राजा ने, ठीक है, गजवा नामक खस राजा ने इस भीष्म संग तुम्हारे पास क्या कर दिया, यहाँ पे डेथ कर दी, ठीक है। तो इसमें इतना ही है, अपनी राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा ले जाने की कोशिश करता है, वहां पे खगमरे किले का निर्माण करता है और आलमनगर शहर को बसाता है, ठीक है। और उसको गजवा नामक खस राजा उसके यहाँ पे क्या कर देगा, डेथ कर देगा, ठीक है। तो बीच समय थोड़ा सा दो तीन पॉइंट लिखना, इसमें खगमरा कोट किले का निर्माण किया था और इसने आलमनगर शहर की क्या करी थी, स्थापना करती, जो कि आज की वर्तमान में कौन सा है, अल्मोड़ा शहर है। इसने अपनी राजधानी को स्थानांतरित करने की कोशिश करती, ठीक है। अब इसके बाद जो इसका पुत्र आता है वो तुम्हारे पास कौन है, बालो कल्याणचंद, ठीक है। इतिहासकार मानते हैं कि भीष्मचंद का कोई भी पुत्र नहीं था, इसलिए वो ताराचंद के किसके, ताराचंद के पुत्र को गोद लेता है और उस पुत्र का नाम तुम्हारे पास क्या था, बालो कल्याणचंद, ठीक है। तो इसमें अब हेडिंग लिख देना, बालो कल्याणचंद। वो एक एक करके ढंग से पढ़ना है, थ्योरेटिकली पढ़ना है, इमेज के हिसाब से पता करने की किस चंद वंश राजा के समय पे वहाँ की राजनीतिक स्थिति किस प्रकार से हुई, ठीक है, तभी हम उसको याद कर पाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट लिख देना तुम्हारे पास, बालो कल्याण चंद क्या है, बालो कल्याण चंद, ये तुम्हारे पास क्या आता है, ये ताराचंद का तुम्हारे पास पुत्र था जिसे कोई भीष्मचंद ने गोद लिया था, ठीक है। अब देखो ये क्या करेगा, ये अपने पिता के द्वारा खोई हुई जो तुम्हारे पास सत्ता है उसको वापस लेने की करेगा, कोशिश करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हारे पास बालो कल्याण चंद है, इसका शासनकाल लिखना 1560 से लेकर 68 तक, ठीक है, 68 तक इसका शासनकाल था। और अब देखो इसने क्या करा, अब देखो यहाँ पे ढंग से लिखना इसको एक बार। अब यहाँ पे कटिहार से, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे पास कौन सा वंश है, चंदू वंश है। यहाँ पे तुम्हारे पास कौन सा है, डोटी है। और डोटी के राजा उस टाइम तुम्हारे कौन थे, हरिमल, कौन थे, इसमें थोड़ा सा याद रखना, जब यहाँ पे बालो कल्याण चंद शासन करते हैं उस टाइम पे डोटी के राजा तुम्हारे कौन थे, हरिमल थे। अब जो यहाँ पे मैंने कहा पिथौरागढ़ वाला क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं, सोर, क्या कहते हैं, सोर कहते हैं। और जो यहाँ पे गंगोलीहाट है उसमें तुम्हारे पास कौन थे, मणकोटी, कौन थे, मणकोटी राजा थे। और जो यहाँ पे सिरा वाला क्षेत्र है जिससे क्या कहते हैं, डीडीहाट, क्या कहते हैं, डीडीहाट, उसे हम कहते हैं सिरा, क्या कहते हैं, सिरा वाला क्षेत्र है। और यहाँ तुम्हारे पास पाल वंश हो गया। तो उस टाइम पे इन सभी क्षेत्रों पे डोटी का शासन था, लेकिन बालो कल्याण चंद एक योग्य शासक था, वो इस हरिमल को तुम्हारे पास क्या करते हैं, हरा देता है। और हरिमल को पता था कि अगर ये मुझे हरा देगा तो फिर से हमको इसके अंडर में काम करना पड़ेगा, इसलिए जो तुम्हारा डोटी शासक हरिमल है वो बालो कल्याण चंद के साथ अपनी बहन की तुम्हारे पास क्या कर देगा, अपने बहन की
शादी कर देगा। कौन? हरिमल। तो वह डोटी शासक जिसने कि बालों कल्याण सिंह के साथ, तो मतलब ये एक ऐसा टाइम है जिसमें कि जो डोटी शासक है वो चंदों के साथ एक पारिवारिक संबंध बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पारिवारिक संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है, अगर पेपर में कभी आता है कि जो वह कौन सा चंद शासक था जिसने कि डोटो के साथ तुम्हारे पास पारिवारिक संबंध स्थापित किए थे, वो तुम्हारे पास कौन है? बालो कल्याण चंद। ठीक है, तो डोटी तो इसने जीत है क्योंकि अब इसको तो जीतेगा ना, क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे पास क्यों हो जाएगा, उसका रिश्तेदार हो जाएगा। अब इसको अपनी जो ये तुम्हारा हरिमल था, ये अपनी बहन को जो तुम्हारे पास सोर वाला क्षेत्र है, कौन सा वाला क्षेत्र है? ये सोर मतलब पिथौर वाला क्षेत्र है, वो तुम्हारे पास इसको तुम्हारे पास क्या दे देगा? इसको उपहार में दे देगा। क्या दे देगा? या दहेज दे देगा। क्या दे देगा? दहेज में तुम्हारे पास सोर छिद्र तुम्हारे पास बालो कल्याण चंद को दे देगा। लेकिन जो तुम्हारे पास बालो कल्याण चंद था, वो तुम्हारे पास सिरा को भी चाहता था। कौन? बालो कल्याण चंद। लेकिन उसी में तुम्हारे पास सीमित रहेगा। ठीक है, तो उसने कहा चलो यार पारिवारिक संबंध बने रहिए, तो क्या परेशान करना, तो उसने सोर को, अब जो तुम्हारे पास सोर वाला क्षेत्र है वो तुम्हारे पास किसमें आ गया? चंदो में आ गया। अब बचा तुम्हारा कौन? डीडी हार्ट का सिरा क्षेत्र बच गया। अब उसको जो इसका आने वाला पुत्र होगा वो लेगा। ठीक है, अब दूसरा काम इसने क्या किया? पहले तो अपने पिता द्वारा किए गए कार्य को पूरा करेगा। तो इसके पिता ने क्या किया था? अल्मोड़ा को अपनी राजधानी स्थानांतरित करने की कोशिश की थी। तो ये सबसे पहले क्या करेगा? तुम्हारे पास वहां पे 1563 में अपनी राजधानी लिख दो, अपनी राजधानी को अल्मोड़ा में स्थानांतरित कर दिया, जिसको कि भीष्मचंद्र ने नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखना कि इसमें सबसे पहले लिखना कि इसने अपनी राजधानी को अल्मोड़ा में स्थानांतरित किया था। ठीक है, अब मैंने कहा था कि कोई भी अगर राज्य अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर रहा है, जहाँ पे राज्य महल होगा, वहां पे सबसे पहले क्या बनाएगा? वो किला बनाएगा। तो इसमें थोड़ा सा लिखना कि इसने 2 किले बनाए थे, लिखा नील पोखर किला। क्या ना? नील पोखर का किला। ठीक है, नील पोखर का किला। और एक और बनाया था लाल मंडी का किला। ठीक हो गया। इसमें थोड़ा सा 2 पॉइंट लेना है कि बालू कल्याण में कि इसने क्या करा था? अपनी राजधानी को 1563 में चंपावत से अल्मोड़ा ले गया था। पेपर आता कि वह चंद्र शासक जिसने कि अपनी राजधानी को कहां से? चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित किया था, वो तुम्हारे पास कौन था? बालो कल्याण चंद। और इसने वहां पे 2 क्या बनाए थे? किले बनाए थे, नील पोखर किला और लाल मंडी का किला। ठीक है, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको फोर्ट मायरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोर्ट मायरा। ठीक है, किताब में देखना दो, वहां पे लिखा होगा, इसको फोर्ट मायरा का किला भी कहते हैं। अब इसके बाद अब इसने जो जो काम किया थोड़ा देखना है। ठीक है, इसका ताम्रपत्र कल्पानी घाट से मिलता है। कहाँ से मिलता है? कल्पानी घाट। ठीक है, इसका एक ताम्रपत्र कहाँ से मिलता है? तुम्हारा कल्पानी घाट से मिलता है। ठीक है, जैसे मैं कहते हैं हुड़ती ताम्रपत्र रुद्रचंद उसके मिलते हैं, भारत के मिलते हैं। तो अगर आगे कल्पानी घाट ताम्रपत्र किसके मिलते हैं तुम्हारे पास? तो बालू कल्याण चंद के कहाँ से मिलते हैं? ये तुम्हारे पास कहाँ है? पिथौरागढ़, मतलब कि सोर वाले क्षेत्र में, क्योंकि सोर को उसने इससे दहेज के रूप में लिया था। तो ऑब्वियसली उसके जो तुम्हारे पास ताम्रपत्र मिलेंगे तुम्हारे पास कहाँ से मिलेंगे? सोर से मिलेंगे। तो सोर क्या कहता है? आज का पिथौरागढ़। ठीक हो गया। इसने तुम्हारे पास लाल मंडी का किला बनाया था। क्या बनाया था? और नीलपुखर का किला बनाया था। इसने अपनी राजधानी को 1563 में अल्मोड़ा स्थानांतरित किया था। इसमें थोड़ा एक दिखना कि इसके अनंत देव एक तुम्हारे पास एक मराठी कवि था, उसने इस अपनी पुस्तक स्मृति कौटुंब में इस कल्याण चंद को क्या बताया है? प्रजा का हितैषी बताया। ठीक है, कभी अगर पेपर में आता है तो। ठीक है, अब इसके बाद जो तुम्हारे पास दूसरा राजा आएगा, वो एक योग्य शासक था, एक महान शासक था तुम्हारा, उसका नाम क्या है? रुद्रचंद है। अब देखो रुद्रचंद क्या करेगा। अब तुम्हारे पास क्या आएगा? रुद्रचंद 1563 से लेकर 97 तक। ठीक है, 97 तक। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या स्थिति, यहाँ पे अब राजनीतिक स्थिति किस प्रकार से बनी थी। अभी तक तो हमने देख लिया कि जो तुम्हारे पास डोटी का राजा था वो तुम्हारे पास कौन था? हरिमल था। और सोर सोर तो इसके उसमें आ गया था। बचा कौन था? सिरा। कौन बचा था? सिरा वाला क्षेत्र। अब रुद्रचंद आते सबसे पहले तुम्हारे पास क्या करेगा? सिरा वाले क्षेत्र को यहाँ से हटा देगा। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है कि अब थोड़ा स्थिति यहाँ पे बदल जाएगी, क्योंकि देखो जो राजनीतिक स्थिति होती है उसको भी हमको लेके चलना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि अब जरूरी नहीं है कि जब अजय पहाड़ को उस टाइम पे हराया था वो उस टाइम पे कीर्तिचंद ने, अब यहाँ पे भी क्या आ सकते हैं? तुम्हारे योग्य शासक आ सकते हैं, और यहाँ पे भी योग्य शासक आ सकते हैं। और भारत में उस टाइम पे आप जो लोग देख होंगे कि ये इस टाइम पीरियड में तुम्हारे पास यहाँ पे कौन आएगा? अकबर। यहाँ पे अब अकबर की एंट्री हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा हमारे तराई भाबर क्षेत्र में स्थितियां कुछ अलग देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे उस टाइम कौन थे? कटिहार थे। कौन थे? कटिहार थे। और इन कटिहारों को अकबर ने भी मार के गया था, यहाँ से हटा दिया। और सबसे पहले इसमें थोड़ा सा लेने की 1568 में, कितना में?
1568 में चंदों पे तुम्हारे पास पहला तुम्हारे पास क्या होगा, मुगल अटैक होगी। तराई वाले क्षेत्र में होता है, ठीक है, इसलिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन 1575 में, कितने में, 1575 में यहाँ पे सेकंड मुगल अटैक होगा, क्या होगा, सेकंड मुगल अटैक होता है, ठीक है, कहाँ पे, चंदो में, कहाँ पे होता है, चंदो में। और उस समय पे जो अकबर के सेनापति थे, मुगल सेनापति, उसका थोड़ा सा लिखना, हुसैन खां टुकड़िया, कौन था, हुसैन खां टुकड़िया, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो, जब 1575 में हुसैन खान टुकड़िया इस तरह भाबर क्षेत्र में यहाँ पे अटैक करते हैं, तो मानते हैं कि उस टाइम पे रुद्रचंद इनके बीच हमारे पास एक युद्ध होता है, उसे हम कहते हैं मल्लयुद्ध, क्या कहते हैं, मल्लयुद्ध, मतलब कि इनके बीच तुम्हारे पास क्या होगा, सिंगल सिंगल यहाँ पे लड़ाई होगी। और उसमें मानते हैं कि रुद्रचंद यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीत जाते हैं। और इसलिए तराई भाबर क्षेत्र को, जिसको कि 1568 में इन्होंने छीना था, दोबारा से इसको रुद्रचंद अपने साम्राज्य में मिला लेता है। लेकिन धीरे धीरे आपको पता है कि अकबर धीरे धीरे पूरे भारत को कंट्रोल करने लगे था, वो एक महाशासक के तौर पर आने लगे था। और ये बात तुम्हारा किसको पता चल जाती है, रुद्रचंद को पता चल जाती है। इसलिए रुद्रचंद इसके डर से सीधे कहां से जाएगा, तुम्हारे पास अकबर से मिलने चले जाता है। और वो टाइम तुम्हारे पास कब था, 1578 में, किसमें, 1578 में। और जब ये अकबर से मिलने जाता है, तो मानते हैं कि उस इसमें थोड़ा लिख देना कि रुद्रचंद ने अकबर से तुम्हारे पास भेंट करने गया, कहाँ गया, दिल्ली में गया। लेकिन उस टाइम पे तुम्हारा अकबर थे, वो तुम्हारे पास नागौर अभियान में थे, किसमें थे, नागौर अभियान में व्यस्त थे। और उस अभियान में मानते कि रुद्रचंद ने इस अकबर का तुम्हारा किया था, साथ दिया था। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, अकबरनामा से किससे मिलती है, अकबरनामा नामक पुस्तक में इस चीज का जिक्र है कि नागौर अभियान में अकबर का साथ तुम्हारे पास रुद्रचंद ने दिया था। अब इसका मतलब आप मान लो कि रुद्रचंद जब यहाँ इससे मिलने गया था, तो मानते हैं कि इसको इसने बहुत अच्छी सारी चीजें भेंट भी करी, क्या करी, चीजें दी थी यहाँ पे, सोना चांदी जो भी है, ठीक है। तो अब आप लोग समझ जाओ कि रुद्रचंद को पीछे से किसका सपोर्ट है, अब अकबर का सपोर्ट है, किसका सपोर्ट है, अकबर सपोर्ट है। तो इसको अकबर इस चीज से खुश हो जाता है, और इसको तराई वाले भाबर क्षेत्र को इस यहाँ का तुम्हारे पास क्या बना देगा, जागीर, क्या बना देगा, जागीर। इसलिए रुद्रचंद को कहीं कहीं पे लोग होंगे जमींदार के लिए होगा, जमींदार। अगर पेपर में बताता है कि जमींदार की उपाधि किसे मिलती है, तो रुद्रचंद को मिलती है। और इसको यहाँ पे जब ये यहाँ से वापस आता है, मानते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक अपने शहर की स्थापना करता है, उसको बोलते हैं रुद्रपुर, क्या कहते हैं, रुद्रपुर नामक शहर की स्थापना भी इसी ने की थी। और इसको यहाँ पे इस पूरे क्षेत्र का यहाँ पे जमींदार नियुक्त करते हैं अकबर। और जिसे हम कहते हैं 9 लखिया जमीन, क्या कहते हैं, 9 लखिया जमीन, ठीक हो गया। अब 9 लखिया जमीन इसको दे दिया, ठीक है। एक उसको कहते हैं 84 माल परगना, ठीक है। एक नाम और है ना, आप लोगों की किताब में लिखोगा, 84 माल परगना। इस क्षेत्र को उस टाइम पे ये कहा गया, 9 लखिया जमीन और 84 माल परगना, ठीक है, जो आज हमारे कुमाऊं का उधम सिंह नगर वाला क्षेत्र है ना, तराई वाला क्षेत्र है। तो इसको अकबर ने इसको यहाँ की जागीर दे दी थी। और इसको यहाँ पे 9 लखिया जमीन भी कहते हैं उसको, ठीक है। और इसलिए उसने वहां पे रुद्रपुर नामक शहर की भी क्या कर दी, स्थापना कर दी। अब जब इतनी घटना होगी, तो इसके बाद थोड़ा थोड़ा शक्ति आ गया, ठीक है। तो ये सबसे पहले क्या करेगा, इसमें ये करेगा कि जो 1581 में जो इसके पिता किसको चाह रहे थे, सिरा को, किसको चाह रहे थे, सिरा, क्यों, क्योंकि सोर को तो उसने देश में दे दिया था। लेकिन वहां पे तुम्हारे पास क्या है, डीडीहार तुम्हारे पास क्या है, जो आज से तुम्हारे पास क्या है, डीडीहार है, उससे हम क्या कहते हैं, सिरा, क्या कहते हैं, सिरा। और इस सिरा को इसने जीत लिया था, किसने, 1581 में। इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट लेना कि इसने डीडीहार, किसको, डीडीहार, जो कि आज से तुम्हारा उसको क्या कहता है, उस टाइम पे सिरा को जीता था, क्या करता है, सिरा को जीता था। और इसी साल 1581 में ये तुम्हारे पास एक काम और करेगा। अब जब इसने उत्तर को जीत लिया, डोटी इसने जीत लिया, नीचे भी इसका अकबर ने इसको दान दे दिया। अब इसका तुम्हारे पास कहाँ बचा, पश्चिमी, फिर से इसका पश्चिमी विस्तार करेंगे। और वहां इसका सामना तुम्हारे पास किसको साथ होता है, बलभद्र शाह के साथ होता है। तो 1581 में थोड़ा सा एक पॉइंट देना इसमें। अब ये जैसे ही अपने पश्चिम विस्तार करेगा, तो 1581 में इसका सामना होता है किसके साथ, बलभद्र शाह के साथ। तो इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट देना, रुद्रचंद वर्सेस बलभद्र शाह के बीच एक सबसे बड़ा ऐतिहासिक युद्ध होता है। वो तुम्हारे पास होता है ग्वालदम में, कहाँ होता है, आज तो चंबोली में जाना है ना, चंबोली और बिल्कुल बॉर्डर पे है किसके, बागेश्वर के, ठीक है। तो वहां पे तुम्हारे पास क्या है, एक ग्वालदम, क्या है, ग्वालदम। उसे हम ग्वालदम का युद्ध कहते हैं, क्या कहते हैं, या उसे कहीं कहीं पे इतिहासकार लिखते हैं बदानगढ़ का युद्ध, किसे कहते हैं, बदानगढ़ का युद्ध कहते हैं, 1500
81 में, कितना है 1581 में। और कहीं इसलिए आप कन्फ्यूज़ मत होना, जब मैं परमार वंश पढ़ा रहा था उस टाइम पे वहाँ पे हमने कहा था कि बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच एक युद्ध होता है बदांगा का युद्ध, उसमें हमने कहा था 1551 के लिए लिखा रहा 1551, ठीक है? वो भी सही है, ठीक है? आप उससे कन्फ्यूज़ मत होना, लेकिन उसमें थोड़ा-सा एक चीज़ लिखना कि एक इतिहासकार हैं शिव प्रसाद डबराके हैं। शिव प्रसाद डबराल के अनुसार जो ये युद्ध हुआ था वो तुम्हारे पास कब हुआ था? 1591 में हुआ था, ठीक है? इसमें ये डेट याद मत करना कि एक 1581 और एक 1591, ठीक है? कन्फ्यूज़ मत होना, अगर वैसे तो एक ही आएगा, ठीक है? लेकिन अगर दोनों आते हैं तो आप इसके साथ आना, किसका? 1581 के साथ आना, ठीक है? अब यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या होती है, अब देखो यहाँ पे रुद्रचंद क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? हार जाएगा, ठीक है? और इस रुद्रचंद देखो, ये रुद्रचंद का एक सेनापति था, देखो नागौर अभियान जीत रहा, ठीक है? नीचे मुगलों से भी उसने युद्ध करा था, डीडीहार को उसने जीत लिया था, फिर डोडे को इसने अटैक किया था, तो इसका एक सबसे महत्वपूर्ण सेनापति था जिसने कि इसके साथ इतने सारे अभियानों में इसका साथ दिया था, उसका नाम था तुम्हारे पास पुरुषोत्तम पंत, क्या था? पुरुषोत्तम पंत, या जिसे हम पुरखू पंत कहते हैं, क्या कहते हैं? पुरखू पंत भी कहते हैं, ठीक है? इसी इम्पोर्टेंट थोड़ा-सा देखो, ठीक है? तो न जो तुम्हारे पास ये सिरा वाला है, उसे हम कहते हैं सिरागढ़ का युद्ध, क्या कहते हैं? सिरागढ़ का युद्ध कहते हैं। इस सिरागढ़ के युद्ध में अदम्य साहस से पुरुषोत्तम पंत ने किसको? सिरागढ़ को जीत लिया था, और 1581 में इस पुरुषोत्तम पंत की इस ग्वाल्दन युद्ध में तुम्हारे पास क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, ठीक है? और इसलिए इस पुरुषोत्तम पंत को यानी कि कुमाऊँ का रॉबर्ट ब्रुस कहते हैं। क्या कहते हैं? कुमाऊँ का रॉबर्ट ब्रूस कहते हैं, ठीक है? अगर पेपर में आता है कि कुमाऊँ का रॉबर्ट ब्रूस किसे कहते हैं, तो रुद्रचंद के सेनापति पुरुषोत्तम पंत को कहते हैं, जो कि 1581 के ग्वाल्दन युद्ध में मारा गया था, ठीक है? तो इसमें थोड़ा-सा एक ही चीज़ लेना, और एक चीज़ में थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट और लिख देना कि जो ये रुद्रचंद है, अब देखो हैं, पूर्ण रूप से अब इनकी राजधानी कहाँ है तुम्हारे पास? अल्मोड़ा में। क्यों? क्योंकि अब देखो ना, क्योंकि इसने यहाँ पे पूरा जीत लिया, नीचे पूरा, तो अपनी राजधानी को कहाँ ले जाएगा तुम्हारे पास? सेंटर में, अल्मोड़ा में 1563 से राजधानी स्थापित थी, ठीक है? अब आप लोग एक चीज़ देखोगे, चाहे कुमाऊँ है, चाहे गढ़वाल है, ठीक है? अभी भी हमारे एक परंपरा बनी हुई है, जब हम अपने किसी स्थान को परिवर्तन करते हैं, ठीक है? जैसे आप नए घर में जाते होंगे कभी, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले वहाँ पे क्या करते हैं? पूजा करते हैं, क्या करते हैं? पूजा करते हैं, क्यों? क्योंकि अपने पुराने घर के देवी-देवताओं को हम क्या करते हैं वहाँ से? चंपावत से अगर ये ले होंगे यहाँ, तो यहाँ सबसे पहले उसने अपने देवी-देवताओं को क्या करा होगा? स्थापित किया होगा, ठीक है? अभी भी हमारी क्या है? परंपरा चली आ रही है। तो सबसे पहले जब ये अपने यहाँ पे देवी-देवताओं को यहाँ पे स्थापित करता है, तो देवी-देवताओं को स्थापित करने के लिए एक महल बनाता है। क्या बनाता है? महल। उसे कहते हैं मल्ला महल। क्या कहते हैं? मल्ला महल, ठीक है? देखो उस टाइम के राजाओं की सोच देखो देखो, ठीक है? मतलब कि हमने हमेशा भगवान को हमेशा क्या रखा? सर्वोपरि रखा, ठीक है? उसने महल के ऊपर महल बनाया, उसे क्या कहते हैं? मल्ला महल। क्या कहते हैं? मल्ला महल कहते हैं, ठीक है? मतलब कि भगवान सबसे ऊपर हैं, ठीक है? अपने इष्ट देव। तो सब इसमें एक पॉइंट है कि रुद्रचंद ने मल्ला महल की क्या कर दी यहाँ पे? स्थापना कर दी, कहाँ पे? अल्मोड़ा। कहाँ पे? अल्मोड़ा। अगर आता है कि मल्ला में कहा तो अल्मोड़ा में, ठीक है? तो रुद्रचंद पूरा इतना इम्पोर्टेंट यही है। 15 से मुगल अटैक होता है, फिर दूसरा अटैक हुसैन का टुकड़िया, इसने अकबर के साथ भेंट करी थी। 1581 में बलभद्र शाह युद्ध होता है, जिसे हम ग्वाल्दम युद्ध कहते हैं। इसमें पुरुषोत्तम पंत मारा जाता है। इसने 1587 में इसने अकबर की क्या करी थी? अधीनता स्वीकार करी थी। इसको 84 माल परगना दिया जाता है। इसने 1589 में रुद्रपुर शहर में बसाया था। इसने सिरागढ़ किले पर 7 बार अटैक किया था, जिसे कि पुरुषोत्तम पंत ने आखिरकार जीत लिया था। अल्मोड़ा में मल्ला महल की क्या इसने स्थापना की थी। और लास्ट इसमें थोड़ा लेना कि रुद्रचंद एक कुशल योद्धा के साथ साथ, मतलब एक युग के साथ साथ के साथ साथ एक साहित्य प्रेमी भी था, जिसमें कि उसने 4 महत्वपूर्ण साहित्यों की रचना करी, जो हमारे पास कौन कौन सी है, थोड़ा सा लिख देना इसमें। एक तुम्हारे पास है त्रिवर्णिक, क्या है? त्रिवर्णिक धर्म निर्णय। इसमें थोड़ा सा आप एक चीज लेना। और एक तुम्हारे पास है सैनिक शास्त्र, सैनिक शास्त्र, ठीक है? एक तुम्हारे पास है उषा रागोदय। एक है ययाति चरित्रम। ठीक हो गया है? इसमें थोड़ा भी इंपॉर्टेंट है, इसमें याद नहीं। मैंने कहा कि रुद्रचंद एक कुशल योद्धा,